हाउ टू रीड बेयर एक्ट, बेयर एक्ट को कैसे पढ़ा जाए और कैसे याद रखा जाए, राइट। अब बात करते हैं हाउ टू रीड बेयर एक्ट। बहुत डिफिकल्ट है, हमारे लिए भी बहुत डिफिकल्ट था, बट आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें समझ में आया कि बेयर एक्ट पढ़ना कैसे चाहिए। 9-10 साल पढ़ाने के बाद बच्चों को सारी चीज़ों में से गो थ्रू होने के बाद हमारे पास एक पूरा एक कह सकते हैं कि एक तरीका है, एक स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे बेयर एक्ट पढ़ें कि हमें समझ में आ जाए। जी हाँ, मैं आज आपको बताऊंगा कि बेयर एक्ट पढ़ना कैसे है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, आप कोई भी बेयर एक्ट पढ़ो, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, नहीं आता है समझ में, हर किसी को नहीं आता है समझ में। कुछ एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स होते हैं जो बेयर एक्ट को फर्स्ट टाइम में पढ़ के समझ लेते हैं। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़, क्या लिंकिंग या इंटरलिंकिंग बेयर एक्ट की हमें करनी चाहिए इनिशियल फेज में या नहीं करनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर सपोज मैं आज पहली बारी कोई बेयर एक्ट पढ़ रहा हूँ, तो क्या मुझे उस बेयर एक्ट के प्रोविजंस किसी और बेयर एक्ट से कनेक्ट करने चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहली बात, हम समझते हैं बेयर एक्ट होता क्या है, फिर चलेंगे हाउ टू रीड बेयर एक्ट। देखिए, बेयर एक्ट, बेयर मतलब खाली, एक कानून जो लॉ में बनाया गया, लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया, उसको बोलते हैं बेयर एक्ट। उसके अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ एक कानून होता है। जैसे अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि आज के टाइम पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, अगर आपके पास कोई बेयर एक्ट है, जैसे डिफरेंट पब्लिकेशंस जो हैं, जो भी सरकार कानून बनाती है उसके ऊपर वो बेयर एक्ट पब्लिश कर देते हैं। जैसे मेरे पास ये भी एक बेयर एक्ट है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट का बेयर एक्ट है, जो कि अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में आ गया है। तो अगर आप देखेंगे, यूनिवर्सल लॉ पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया हुआ है मार्केट में। तो ऐसे ऐसे हर लॉ के आपको अलग अलग बेयर एक्ट मिल जाएंगे। ये होता है बेयर एक्ट। हमारे लिए, जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए बेयर एक्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेयर एक्ट नहीं समझ सकते पढ़ के, तो आप शायद जुडिशरी एग्जाम क्वालिफाई ना कर पाए। जज बनने के बाद भी बेयर एक्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। और अगर आप वकील हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भी बेयर एक्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जिसको बेयर एक्ट आता है उसकी वकालत बहुत अच्छी चलती है, जिसको बेयर एक्ट समझ में आता है वो जुडिशरी बहुत अच्छे से क्लियर कर लेता है, और जिसको बेयर एक्ट नहीं आता वो कुछ भी नहीं कर पाता है। ये फैक्ट है। चलिए बात करते हैं बेयर एक्ट पढ़े कैसे, और बेयर एक्ट पढ़ते समय नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, पहली बात, जब भी आप कोई भी बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं, सपोज करो आप इंडियन एविडेंस एक्ट का बेयर एक्ट ही पढ़ना स्टार्ट करें। अभी स्टार्ट किए जुडिशरी की प्रिपरेशन, और पहला बेयर एक्ट जो आपने उठाया है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, हम इंडियन एविडेंस एक्ट का बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने कोई सेक्शन उठा लिया, सपोज हमने XYZ जो भी सेक्शन नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 8 पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है? नंबर 1, सबसे पहली बात है, आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वर्ड टू वर्ड। वर्ड टू वर्ड पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर ऑफ टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। नहीं ये नहीं पढ़ना, चलो समझ में नहीं आया इसलिए नहीं पढ़ना। एक एक वर्ड पढ़ना है। बेयर एक्ट का कोई भी वर्ड आपको स्किप नहीं कर रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी जुडिशरी एग्जाम की, हाँ 1-2 साल बाद आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता लग गया अब क्या इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली बात हमेशा याद रखिए, वर्ड टू वर्ड पढ़ें आप। वर्ड टू वर्ड, जी हाँ, वर्ड टू वर्ड पढ़ना है बिना ब्रेक लिए। कॉन्टिन्यूटी, हर एक वर्ड को आप पूरा पढ़े विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ ब्रेक। पूरा पढ़ लिया। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, क्या ध्यान रखना है, देखो जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, ये फर्स्ट रीडिंग है। जब आपने फर्स्ट रीडिंग ली किसी भी सेक्शन की, ठीक है, एक बड़ी जनरल सी बात है, चांसेस ये रहेंगे कि क्या पता आपको कुछ समझ में आए या ना आए। लेकिन जब आप सेकंड टाइम पढ़ोगे, देखो फर्स्ट टाइम जब भी आप रीड करो, कोई भी चीज़ जो है उसको अंडरलाइन नहीं करनी है। जैसे आज मेरे पास बेयर एक्ट है, बड़ा नीट एंड क्लीन है, मैं नया बेयर खरीद के लाया हूँ और आज मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। सपोज मैंने सेक्शन 8 पढ़ना स्टार्ट किया, पहली बारी मैंने सेक्शन 8 पढ़ा, फर्स्ट टाइम पढ़ो, कोई अंडरलाइन मत करो। सेकंड टाइम अब दोबारा उस सेक्शन को जब आप पढ़ोगे, उसी टाइम दोबारा उस सेक्शन को पढ़ो। अब क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। अंडरलाइन क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, जैसे अगर मैं सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करूं, जो बात करता है मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। अब यहाँ पे 3-4 कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट। इन 3 वर्ड्स को आप अंडरलाइन करें या हाइलाइटर से हाईलाइट करें, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो इन चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे आप मेरा बेयर एक्ट देखेंगे तो इस बेयर एक्ट के अंदर मैंने पूरा यहाँ पे अलग से लिखा भी हुआ है, ग्रीन पेन से हाईलाइट कर रखा है, ग्रीन पेन से अंडरलाइन भी कर रखा है। तो अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, सो डैट वो इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स है वो आपको ध्यान रहे नेक्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ रहे हैं। थर्ड, इसको इंग्लिश की तरह नहीं पढ़ना है। जैसे आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते वैसे बेयर एक्ट नहीं पढ़ना होता है।
समझ रहे हो? कभी भी बेयर एक्ट को स्पीड से मत पढ़ो, राइट? स्लो रीड करना है आपको, स्लो रीडिंग करनी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे नहीं पढ़ना एनी फैक्ट इज रेलिवेंट व्हेन शोज और कॉन्स्टिट्यूट ए मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट। नो, आपको पढ़ना है ऐसे, एनी फैक्ट इज रेलिवेंट विच शोज आ गया, शोज को अंडरलाइन करें, और कॉन्स्टिट्यूट्स को हाईलाइट करें दोबारा से, ए मोटिव को अंडरलाइन करें, और प्रिपरेशन को अंडरलाइन करें, फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, फिर फैक्ट इन इशू को अंडरलाइन करें और रेलिवेंट फैक्ट को अंडरलाइन करें। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे, इसी स्पीड में आपको पढ़ना है। स्लो स्पीड में पढ़ेंगे, चीजें समझ में आएंगी, ठीक है? नेक्स्ट बात करें, अपने बेयर एक्ट पे पढ़ते समय कुछ चीजें लिखनी बहुत जरूरी होती हैं, राइट करना बहुत जरूरी होता है। रीड प्लस राइट हम इसको बोलते हैं, रीड करना और लिखना ना, रीड प्लस राइट। जैसे अब मैं सेक्शन 8 पढ़ रहा हूँ, साथ के साथ क्या मुझे सेक्शन 8 के नोट्स बनाने चाहिए? डेफिनेटली बनाने चाहिए, आपको अपने बेयर एक्ट पे ही बना के रखने चाहिए। जैसे मैंने सेक्शन 8 पढ़ा, मैंने पढ़ा मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। इसके साथ में ही आप यहाँ पे लिखें क्या रेलेवेंट है, मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट, MPC शॉर्ट फॉर्म अपनी बनाइए खुद की। मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट के ऊपर आप लिख सकते हो प्रीवियस भी हो सकता है और सब्सिक्वेंट भी हो सकता है। ये अपने बेयर एक्ट में लिख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे अपने बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, इस प्रकार से आप अपने बेयर एक्ट में लिख सकते हो, राइट? जैसे जैसे आप स्लो पढ़ोगे वैसे वैसे आपको नोट्स बनाने हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन के। बुक्स वगैरह पे तो बाद में जाना है, टेक्स्ट बुक बाद में रेफर करनी है, कमेंट्री बुक बाद में रेफर करनी है, पहले बेयर एक्ट पढ़ना तो सीखो, तभी तो टेक्स्ट बुक समझ में आएगी, तभी तो कमेंट्री बुक समझ में आएगी। हम बेयर एक्ट ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं, एक ना बेयर एक्ट में आपने ये वाले वर्ड देखे होंगे, और, एंड, शेल, मे, ये काफी सारे वर्ड्स होते हैं बेयर एक्ट में, है ना? तो इन वर्ड्स को हाईलाइट करना स्टार्ट करो, हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, इनको कॉनोटेशंस बोलते हैं हम लोग, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो शेल प्रिजम्पशन, शेल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम, मे डिस्क्रिप्शन देता है, शेल डायरेक्शन देता है कि डायरेक्टरी है फ्रॉम दी लॉ इटसेल्फ, कि आपको ये मान के चलना पड़ेगा। तो जहाँ पे ये वाले वर्ड्स नजर आए वहाँ पे आप इनको हाईलाइट करें अलग से, ठीक है? हाईलाइट करें अलग से। नेक्स्ट बात करें, सेक्शन 5th पॉइंट हो गया हमारा। 6th पॉइंट थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट है, ये आप इनिशियल फेज पे करना चाहें कर सकते हैं, ना करना चाहें ना करें। उस रेलेवेंट सेक्शन के ऊपर अगर आपको कोई जजमेंट पता है तो उस जजमेंट को एक बार जरूर पढ़ें और उस जजमेंट को मेंशन भी करें उस सेक्शन के साथ, उस जजमेंट को जरूर पढ़ें। पता है, नहीं पता है तो इंटरनेट पे आप सर्च करके इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑन सेक्शन 8 सर्च कर सकते हो या कीवर्ड्स के साथ सर्च कर सकते हो, तो जजमेंट जरूर लिखनी है, ठीक है? नेक्स्ट 7th पॉइंट क्या हो सकता है हमारा? 7th पॉइंट क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन। क्या ऑब्जेक्ट है उस सेक्शन का, उस सेक्शन को क्यों बनाया गया है, किस चीज को अचीव करने के लिए वो जो सेक्शन है इनेक्ट किया गया है, क्या पर्पस है, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये इस चीज़ का भी हमेशा मेंशन करें, ध्यान रखें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोई एग्जाम्पल वगैरह दिया हुआ है, कोई इलस्ट्रेशन वगैरह दी हुई है, उसको पढ़ें। देखो नंबर ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे आपने एक बेयर प्रोविज़न पढ़ लिया आपने, ठीक है? आपने एक बेयर प्रोविज़न पढ़ा, लेकिन बेयर प्रोविज़न पढ़ने के बाद आपको वो समझ में नहीं आया समझ में, क्या करो? अगर इस बेयर प्रोविज़न का कोई इलस्ट्रेशन दे रखा, नीचे कोई एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो एग्जाम्पल्स को पढ़ो। एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद दोबारा से बेयर प्रोविज़न पढ़ो, डेफिनेटली कह रहा हूँ समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए इंग्लिश लैंग्वेज में, तो डिग्लॉट वाले जो बेयर एक्ट होते हैं उनको यूज़ करो। एक साइड में इंग्लिश होती है, एक साइड में हिंदी होती है। इंग्लिश पढ़ो, समझ में आ जाए, वेल एंड गुड। नहीं आता तो हिंदी में पढ़ो। बेयर की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, मेन प्रोविज़न की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, तो इलस्ट्रेशन पढ़ो। तरीका यही है बेयर एक्ट को पढ़ने का। इसको एक बार अडॉप्ट करो और तुम देखना तुम्हें बेयर एक्ट पढ़ना ऐसे आ जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है बेयर एक्ट पढ़ने में, तो जस्टिस 3.0 जो है बैच हमारा, ये बैच जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जस्टिस 3.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच, डिस्काउंट चल रहा है, 50,000 का बैच है, 17,000 में मिल रहा है। इस बैच में एनरोल कर लो। बेयर एक्ट की एक्सपर्टीज है मेरे पास, वो मैं आपको दे दूंगा।
एक एक बेयर एक्ट को उधेड़ के रख दोगे तुम लोग, इस तरीके से बेयर एक्ट पढ़ना सिखा दूंगा। यकीन नहीं आ रहा? ये मेरा इंडियन एविडेंस एक्ट है। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, मैंने मेरे इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या हाल कर रखा है। काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं नहीं नया बेयर एक्ट है, ख़राब नहीं करूँगा। यार ख़राब करने के लिए ये बेयर एक्ट ख़राब कैसे करना है, ये देखिए, ये देख रहे हो, यहीं से ऊपर सबसे ऊपर जेफ स्टीफन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, जेफ स्टीफन, फिर मैंने डेट लिखी हुई है, ठीक है। एविडेंस वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया, मैंने मेरे बेयर एक्ट में ही पूरे के पूरे नोट्स बना रखे हैं, अलग अलग हाईलाइटर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अगर बेयर एक्ट में आपको जगह नहीं मिलती है, जैसे कई बारी क्या होता है आपको कुछ लिखना होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे मुझे जो है सेक्शन 6 सेक्शन 7 के ऊपर मुझे कुछ डिटेल में नोट्स बनाने थे अपने, देख रहे हो आप, मैंने अलग से एक पूरा पेज लगा दिया यहाँ पे। जी हाँ, ये पूरा बेयर एक्ट में आप पेज लगा दीजिए, एक अलग से चिपका दीजिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेक्शन के साथ में लिख लीजिए, बाकी फिर एक पेज लगाइए बीच में, उसके ऊपर लिख लीजिए। इसी प्रकार से आप देखेंगे मेरा पूरा बेयर एक्ट पूरा मैंने कलरफुल किया हुआ, इलस्ट्रेशंस को भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि कौन सी इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए दिस साइड अगेन मैंने दोबारा से नोट्स बना रखे, यहाँ पे मैंने अपने खुद के कीवर्ड्स बना रखे जिनको मैं याद करता हूँ। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे बना रखा है EISRITPR, राइट। अब ये क्या रेलेवेंट है, क्यों है, क्या है, ये देखिए सेक्शन 10 के ऊपर जो केस लो लिखना था, यहाँ पे पार्लियामेंट अटैक केस था, वो मैंने लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया वो मैंने लिखा हुआ है। इसको यहाँ पे फोल्ड कर दीजिए, लीजिए, यहाँ पे रेलेवेंट सेक्शन भी है आपका और ये आपके नोट्स भी बन गए हैं। इस प्रकार से अगर आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे और इस प्रकार से आप शॉर्ट नोट बनाएंगे, पूरा बेयर एक्ट मेरा ऐसे भरा हुआ है। ये देखिए, मैं एविडेंस एक्ट पढ़ने के लिए बुक का यूज़ नहीं करता हूँ, मेरा बेयर एक्ट ही बुक है सारा अपना। देखिए हिंदी में भी लिख लीजिए, अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो हिंदी में लिख सकते हो। ये देखिए केस लो लिख रखा है दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, सेक्शन 11 के ऊपर मैंने लिखा हुआ है, हिंदी में मैंने लिखा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था इनकंसिस्टेंसी और इम्प्रॉबेबल में क्या डिफरेंस होगा, कैसे हम करेंगे, क्या समझेंगे, एग्जांपल्स मैंने हिंदी में लिख दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी में लिख सकते हो आप। सेक्शन 14 की एक्सप्लेनेशन को मैंने यहाँ मेंशन किया है अलग से, पढ़ें और इसी प्रकार से बेयर एक्ट के अंदर ही चीज़ों को हाईलाइट करें। अब जैसे एक चीज़ बताता हूँ, सेक्शन 14 है एविडेंस एक्ट का, सेक्शन 14 की जो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है वो मुझे समझने में प्रॉब्लम आती थी जब मैं इनिशियल डेज में प्रिपरेशन करता था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पढ़ने से पहले आप इलस्ट्रेशन नंबर n पढ़ें, पहले पढ़नी है इलस्ट्रेशन नंबर n पहले पढ़नी है। तो इलस्ट्रेशन नंबर n आप पहले पढ़ोगे, फिर एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। दिस इज द स्ट्रैटेजी, दिस इज द मेथड टू रीड अ बेयर एक्ट। इस प्रकार से बेयर एक्ट पढ़ा जाता है। और प्रॉब्लम आ रही मैंने बता दिया, आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। और साथ के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब काफ़ी बच्चे कहते हैं बेयर एक्ट याद नहीं होता। अरे बेयर एक्ट याद कैसे होगा जब आपने बेयर एक्ट को टाइम ही नहीं दिया है। मैं आज भी जहाँ मैं सोता हूँ, ठीक है, जो मेरा बेडरूम है वहाँ पे टेबल पे रात को 1 या 2 बेयर एक्ट लेके बैठता हूँ। एविडेंस एक्ट रात को सोने से पहले इसका इंडेक्स देख के सोऊंगा मैं कि क्या है, कौन सा सेक्शन क्या कहता है, कौन सा सेक्शन क्या कहता है, क्योंकि मेरे लिए इंडेक्स देखना ही सफिशिएंट है। हम इतना पढ़ चुके हैं कि इंडेक्स देखने से मुझे ध्यान आ जाता है हाँ ये सेक्शन है, इस सेक्शन में ये चीज़ दी हुई है। तो रात को डेली सोने से पहले बेयर एक्ट का इंडेक्स एक बार नज़र मार के सोएं और सुबह उठते फिर दोबारा से बेयर एक्ट का इंडेक्स देखो, तुम्हारे दिमाग में सारा बेयर एक्ट छप जाएगा। तुम यकीन नहीं मानोगे कि तुम ये भी बता पाओगे किस पेज पे क्या लिखा हुआ है। मुझे आज भी याद है कि जब भी मैं एविडेंस एक्ट की बात करता हूँ, मेरे पास नहीं होता तो मुझे पता होता है कि वहाँ पे उस पेज पे ऊपर टॉप साइड में ये लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं ना भाई। ये देखो खुद के बना रखे हैं, कैसे कैसे बना के चिपका रखे हैं। एक बार इसमें पानी वगैरह भी गिर गया था, ये देखिए पूरा नोट्स बना के चिपका रखे बेयर एक्ट के अंदर ही। खुद के बनाओ, कोई किसी और के नोट्स काम नहीं आएंगे कभी भी। सो दिस इज द वे टू रीड अ बेयर एक्ट। अब एक मिथ है, मिथ लगा लीजिए या रियलिटी लगा लीजिए। हर किसी को यह लगता है कि आपको इंटरलिंकिंग ऑफ बेयर एक्ट आनी चाहिए, लिंकिंग आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। डे 1 से किसी को लिंकिंग नहीं आती है। अगर आज मैं फर्स्ट टाइम कोई सीपीसी का बेयर एक्ट पढ़ रहा हूं तो मैं उसको किससे लिंक करूंगा, किसी से लिंक नहीं कर पाऊंगा, मैंने तो पढ़ा ही नहीं कुछ भी। तो हमेशा अगर आप लिंकिंग करना भी चाहते हो और इंटरलिंकिंग भी करना चाहते हो तो हमेशा उसका मेथड है। सपोज आज आपने इंडियन एविडेंस एक्ट का बेयर एक्ट पढ़ना स्टार्ट किया, क्या अब आप किसी और एक्ट से इसको कनेक्ट करेंगे? नेवर, मत करो। कैसे करोगे? आपको पता ही नहीं है किसी और एक्ट में क्या लिखा हुआ है। क्या करें फिर, कैसे सीखें इंटरलिंकिंग? पहले एविडेंस एक्ट पढ़ो। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, 5 पढ़ा। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जा रहे हो 6 पढ़ा, 7 पढ़ा, 8 पढ़ा, जैसे जैसे आगे जा रहे हो
ये पीछे वाले सेक्शंस जो है इनको कनेक्ट करो, इस सेक्शन को इससे कनेक्ट करो, इसको इससे कनेक्ट करो, देखो कि इनका कोई रिलेशन है, कोई कनेक्शन है या नहीं है। आगे बढ़ते जाओ, पीछे वाले सेक्शंस को कनेक्ट करते जाओ। दिस इज व्हाट, दिस इज द इंटरलिंकिंग ऑफ सेक्शंस। इंटरलिंकिंग ऑफ बेयर एक्ट भी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? एविडेंस पढ़ लिया, ठीक है, अब आईपीसी पढ़ो, आईपीसी पढ़ ली, ठीक है, अब सीआरपीसी जब आप पढ़ोगे 100% मैं कह सकता हूं कि आप सीआरपीसी को आईपीसी के साथ भी कनेक्ट कर पाओगे और एविडेंस के साथ भी कर पाओगे। बच्चे पता है क्या कहते हैं? मैं बताता हूं क्या कहते हैं। कोचिंग भी लेंगे ना, एडमिशन ले लिया, आते पता क्या कहेंगे? सर हमें इंटरलिंकिंग सिखा दो। भाई इंटरलिंकिंग तब समझ में आएगी जब कुछ कर लोगे ना, कुछ पढ़ लोगे। एक एक्ट कंप्लीट करो, कुछ सेक्शंस पढ़ो, फिर पुराने पीछे वाले सेक्शंस कनेक्ट करो, पूरा एक्ट होने के बाद उस एक्ट को दूसरा जो नया एक्ट आपने स्टार्ट किया उसके साथ कनेक्ट करो। तो हमेशा इसी तरीके से इंटरलिंकिंग और लिंकिंग काम करती है। कभी भी डे 1 पे लिंकिंग नहीं आएगी और कोई सिखा भी नहीं सकता है। समझ रहे हो आप? मैं आते ही ये कह दूँ हाँ मैं तुम्हें इंटरलिंकिंग सिखा दूंगा पहले ही दिन, नहीं आती भाई। कैसे सिखा दोगे आप? पहले पढ़ाऊंगा। अगर मैं आपको सीआरपीसी पढ़ा रहा हूं तो मैं सीआरपीसी पढ़ाऊंगा पूरी अच्छे से। जब आप सीआरपीसी पढ़ जाओगे, अब मैं सपोज मैं आईपीसी पढ़ा रहा हूं, सपोज मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को मैं सीआरपीसी से कनेक्ट करूंगा। आई नो कि तुम सीआरपीसी पढ़ चुके हो और तुम्हें बहुत अच्छे से आती है, राइट? सो दिस इज द वे इंटरलिंकिंग कैसे होती है, बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है और बेयर एक्ट मेमोराइज कैसे करना है। डेली बेसिस पे रात को सोने से पहले बेयर एक्ट का इंडेक्स पढ़ के सो, सुबह उठते ही फिर पढ़ो। विद इन ए पीरियड ऑफ ओनली 30 डेज, 30 दिन के अंदर आपको वो बेयर एक्ट याद हो जाएगा। ना होए तो इस वीडियो के नीचे आके दोबारा कमेंट कर देना, ट्राई करो, होगा, ठीक है? और दोबारा से बता रहा हूँ 10 फेब से, जी हाँ 10 फरवरी से जस्टिस 3.0 की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप सीखना चाहते हो बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है, अगर आप जज बनना चाहते हो, अगर जज बनना चाहते हो तो भी इस बैच को ज्वाइन करो। जज नहीं बनना चाहते हो, एक अच्छे एडवोकेट बनना चाहते हो तो भी इस बैच को ज्वाइन करो, क्योंकि इस बैच में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखो आप सबको पता है लॉ कॉलेज में कितनी पढ़ाई होती है, ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है ना? कितनी पढ़ाई होती है लॉ कॉलेज में। कितने लोग हैं या कितने टीचर्स हैं जो लॉ कॉलेज में आपको बेयर एक्ट पढ़ना सिखाते हैं या बेयर एक्ट से आपको पढ़ाते हैं, राइट? बेयर एक्ट ही है सब कुछ। अगर आप लॉ के फील्ड में आ गए तो बिना बेयर एक्ट के कुछ नहीं होने वाला। सो मेक श्योर बेयर एक्ट पढ़ना सीख लो। नहीं आता है तो ज्वाइन कर लो ये वाला बैच, इस बैच में सिखा दिया जाएगा, ठीक है? लेकिन पढ़ो, बेयर एक्ट पढ़ो, बिना बेयर एक्ट पढ़े कुछ भी नहीं होगा, राइट? इस बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।